हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 सितंबर 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग ली गई है कि अदालतों में तारीखों पर तारीख की संस्कृति बदलने की जरूरत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये बयान है। राष्ट्रपति और कानून मंत्री मेघवाल ने जिला न्यायालय की 2 दिनी राष्ट्रीय सम्मेलन का आह्वान किया, जिसमें ये बातें बोली गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अदालतों में तारीख पर तारीख संस्कृति बदलने की जरूरत पर बल दिया है। मुर्मू ने कहा कि दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों में अदालती फैसले में देरी से आम आदमी यह सोचने को मजबूर हो जाता है कि न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता का अभाव है। अतः त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालतों में स्थगन की संस्कृति बदलने के प्रयास भी जरूर करने चाहिए। वहीं मेघवाल ने न्याय व्यवस्था में तारीख पर तारीख की धारणा तोड़ने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है, ताकि न्यायपालिका के प्रति नागरिकों का विश्वास मजबूत हो सके। भारत मंडपम में जिला न्यायिक के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि लंबित मामलों का होना न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए विशेष लोक अदालत सप्ताह जैसे कार्यक्रमों का और ज़्यादा आयोजन किया जाना चाहिए। सभी हितधारकों को इसका समाधान खोजना चाहिए। मुर्मू ने कहा कि कुछ मामलों में साधन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी खुलेआम घूमते रहते हैं और उनके अपराधों से पीड़ित होते हैं। वे डर से ऐसे जीते हैं जैसे उन्हें कोई अपराध किया हो। गांव के गरीब अदालत जाने से डरते हैं। वे बहुत मजबूरी में अदालती प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। अक्सर वे चुपचाप अन्याय सह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि न्याय के लिए लड़ाई उनकी जिंदगी को और दयनीय बना सकती है। कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि लंबित मुकदमों के विश्लेषण और समान मामलों को एक साथ जोड़ने से अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था लागू करने के लिए कुछ हाई कोर्टों की सराहना भी की है। मेघवाल ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सभी के लिए न्याय का लक्ष्य तय किया है। इस प्रस्तावित कार्यक्रम में लोगों के लिए उनके दरवाजों पर किफायती, त्वरित व प्रौद्योगिकी आधारित नागरिक केंद्रीय न्याय उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। बांग्लादेश में 49 गैर मुस्लिम शिक्षकों से जबरन इस्तीफे लिए गए हैं। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद गैर मुस्लिम निशाने पर हैं। चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय में हिंदू संख्या में सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए कट्टरपंथियों की गाज उन पर ही सबसे ज़्यादा गिर रही है। जुलाई अगस्त में हमलों, लूटपाट व आगजनी के बाद अब सरकारी पदों पर कार्यरत हिंदुओं से जबरन इस्तीफा लिया जा रहा है। पता चला है कि हाल के दिनों में 49 गैर मुस्लिम शिक्षकों से इस्तीफे लिए गए हैं। जिन शिक्षकों से जबरन इस्तीफे लिए गए हैं उनमें हिंदू शिक्षकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई ओक्या परिषद की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र ओक्यो परिषद ने कहा है कि बीते कुछ हफ्तों में सुनियोजित तरीके से गैर मुस्लिम शिक्षकों को डरा धमकाकर उनसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं। छात्र परिषद के सांगठनिक समन्वयक संजीव सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हसीना सरकार के हटने के बाद से गैर मुस्लिम शिक्षकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। अब बंगाल के 2 सरकारी अस्पतालों में सामने आए हैं यौन उत्पीड़न के मामले। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षक महिला डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच अब राज्य के 2 सरकारी अस्पतालों में यौन उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं। हावड़ा जिला अस्पताल में लैब टेक्नीशियन पर किशोरी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। वहीं वीरभूमि जिले के इलम बाजार ब्लॉक अस्पताल में एक मरीज के खिलाफ नर्स ने यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में 10 वर्षीय बच्ची के यौन शोषण का भी मामला सामने आया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है हमारे लिए। राजमार्गों पर गति सीमा कम करने से पहले राज्यों को लेनी होगी इजाज़त। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मोटर वाहन कानून में फिर से कई अहम संशोधन करने जा रहा है। 2019 में पिछली बार व्यापक संशोधन किए गए थे, जिसके तहत सड़क सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सजा के प्रावधान और कड़े किए गए थे। नए संशोधनों में राज्यों के हाईवे पर गति सीमा निर्धारित करने के अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। बदलाव से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक राज्यों को अब इस मामले में केंद्र से परामर्श करना अनिवार्य होगा। वे अपने स्तर पर गति सीमा में बदलाव से पहले केंद्र सरकार से पूछेंगे।
राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर गति सीमा केंद्र सरकार तय करती है और राज्य अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं। इधर कई राज्यों के संदर्भ में यह शिकायत आती रही है कि वे सुरक्षा को लेकर अपनी ओर से उपयुक्त कदम उठाने के बजाय गति सीमा काफ़ी कम कर देना आसान विकल्प समझते हैं। इससे राजमार्ग और एक्सप्रेसवे का उद्देश्य प्रभावित होता है। पिछले वर्ष गति सीमा को लेकर एक समिति की सिफारिश के बाद राजमार्गों का अधिकतम 100 किलोमीटर तथा एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा को निर्धारित किया गया था। सहयोग से निकलेगा प्रदूषण का समाधान, गोपाल राय। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का समाधान सभी के सहयोग से निकलेगा। पड़ोसी राज्यों राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं और केंद्र में भाजपा का शासन है, लेकिन तब भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री 5 साल से उन्हें मिलने तक का समय नहीं दे रहे हैं। अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में नवंबर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, आपत्तिजनक स्थिति पैदा हो गई है। CSE का शोध बताता है कि प्रदूषण में दिल्ली वालों की हिस्सेदारी लगभग केवल 31% है, जबकि बाकी प्रदूषण बाहर से आता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण ऐसी समस्या है जिसका समाधान सभी को मिलकर निकालना होगा। पिछले साल से कृत्रिम वर्षा पर चर्चा की जा रही है, लेकिन समय नहीं होने के चलते यह प्रयोग नहीं हो सका है। इस बार अभी से यह कवायद शुरू की जा रही है। राय ने कहा कि कृत्रिम वर्षा के लिए कई विभागों की अनुमति चाहिए होती है, इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने कहा इस बार पूरे अगस्त में दिल्ली का AQI 50 से 70 के बीच रहा, क्योंकि लगातार वर्षा होने से प्रदूषण के स्तर बेअसर हो जाते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मोदी व चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग की भेंट संभव है। देखिए, सत्ता में लौटने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन संबंधी नीतियों में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। जुलाई माह में विदेश मंत्री S जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ 2 बार द्विपक्षीय वार्ता करना और सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच मंत्रालयों की अगुवाई में होने वाली वार्ता का 2 बार होना यह संकेत देता है कि यही नहीं बल्कि पहले जो वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार की तरफ से तैयार आर्थिक सर्वेक्षण में और उसके बाद मौजूदा वित्त आयोग के अध्यक्ष व नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की तरफ से चीनी कंपनियों को निवेश की अनुमति देने संबंधी सलाह देना भी सरकार के भीतर विमर्श में हो रहे बदलाव को ही बता रहा है। ऐसे में अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात होने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आधिकारिक तौर पर इस बारे में पूरी तरह से चुप्पी है, पर कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों के बीच अप्रैल-मई 2020 से चल रहे सीमा विवाद के समाधान के लिए विमर्श निश्चित दिशा में बढ़ रहा है। अब राष्ट्रीय स्तर की न्यायिक भर्ती के बारे में सोचने का समय। CJI प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने रविवार को न्यायिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की भर्ती प्रक्रिया की पैरवी की है। कहा कि अब समय आ गया है जब क्षेत्रवाद व राज्य केंद्रित चयन की संकीर्ण सीमाओं से आगे बढ़ जाए। जिला न्यायालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि लंबित मामलों की बड़ी संख्या से निपटने के लिए कुशल लोगों को लाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने न्यायाधीशों के चयन के मापदंडों व देश भर में भर्ती कैलेंडर को मानकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि रिक्तियों को समय पर भरना सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने मामलों को निपटाने का हमारा वर्तमान राष्ट्रीय औसत 95% है। प्रगति के बावजूद लंबित मामलों से निपटान चुनौतियां बना हुआ है। मामले निपटाने और दाखिल करने के अनुपात को बढ़ाना कुशल लोगों को लाने पर निर्भर है। जिला स्तर पर न्यायिक कर्मियों की रिक्तियां 28 कर्मियों की जो रिक्तियां हैं वो 28% और गैर न्यायिक कर्मियों की 27% है। लंबित मामलों का भार हटाने के लिए अदालतों को 71% से बढ़ाकर 100% क्षमता से काम करना होगा। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने रविवार को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला। वायुसेना प्रमुख में पदभार ग्रहण करने के बाद एयर मार्शल ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर
सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे एयर मार्शल तेजिंदर को 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में नियुक्त किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि यह 4500 घंटे से अधिक के उड़ान अनुभव के साथ श्रेणी ए के फ्लाइंग प्रशिक्षक हैं। उन्होंने एक लड़ाकू स्क्वाड्रन, एक रडार स्टेशन, एक प्रमुख फाइटर बेस की कमान संभाली है और वह जम्मू कश्मीर के एयर अफसर कमांडिंग भी थे। वर्तमान नियुक्ति से पहले वह मेघालय के शिलोंग स्थित भारतीय वायुसेना के पूर्वी वायु कमांड मुख्यालय में सीनियर एयर स्टाफ अफसर थे। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा 2007 में वायुसेना पदक, 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वंदे भारत स्लीपर कोच 3 महीने में चलेगी। ये इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की भारतीय कैंपस की फीस ब्रिटेन की तुलना में 40% होगी कम। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में शुमार ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी अपने भारतीय कैंपस में अगले 8 साल में 30 पाठ्यक्रम शुरू करेगी और 5000 से अधिक छात्रों को दाखिला देगी। अगले साल से यहाँ स्नातक और प्रास्नातक स्तर के कई कोर्सेज की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों के तहत भारत में कैंपस स्थापित करने वाली पहली यूनिवर्सिटी होगी। यूनिवर्सिटी के एजेंडे पर विस्तारपूर्ण जानकारी देते हुए इंटरनेशनल एंड इंगेजमेंट मामलों के उपाध्यक्ष एंड्रू ऑर्थरटन ने कहा कि गुरुग्राम में बनने वाले कैंपस का संचालन अगले साल शुरू होगा। 28% गांव पंचायतों में ही अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी। डिजिटल इंडिया पर सरकार का जोर है। लगभग सभी संस्थानों में सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन इस तकनीक विकास में गांव काफ़ी पीछे दिखाई दे रहे हैं, या कहें कि ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के सरकारों के प्रयास कछुआ चाल से चल रहे हैं। ग्राम पंचायतों तक फाइबर ऑप्टिकल केबल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने की योजना 2011 में सप्रंग सरकार ने शुरू की थी और इसे अलग नाम से राजग सरकार ने भी आगे बढ़ाया। लेकिन आज स्थिति यह है कि देश भर की मात्र 28% ग्राम पंचायतों में ही कनेक्टिविटी है। पंचायतों से लेकर सभी सरकारी कार्यालयों में आम जन से जुड़ी लगभग सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि पुरानी तारीख से टैक्स के दुष्परिणाम, और ये आर्टिकल लिखा गया है देवराय, जो कि विवेक देवराय, जो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख हैं, और आदित्य सिन्हा, जो परिषद में ओएसडी अनुसंधान है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स यानी पुराने तारीख से लगाए जाने वाले टैक्स का मुद्दा हमेशा विवादों में रहा है। हाल के इतिहास में देखें तो वर्ष 2012 में वोडाफोन, हचसन, एस्सार जैसे सौदे में इस टैक्स के झटके अर्थव्यवस्था में काफ़ी लंबे समय तक महसूस किए गए। इस मामले में पूंजीगत लाभ कर से जुड़ी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने निवेशकों के हौसलों पर गहरा आघात किया था। उस फैसले से निवेशकों के एक ठिकाने के रूप में भारत की स्थिति को बड़ा धक्का लगा था। सप्रंग सरकार द्वारा लगाए गए उस कर प्रस्ताव को दफन करने में करीब दशक भर का समय लग गया। शीर्ष अदालत के एक हालिया फैसले से उस डरावने दौर ने नए सिरे से दस्तक दी है। यह ताज़ा मामला खनिजों और खनन भूमि पर राजस्व के मामले में राज्यों द्वारा कर वसूलने से जुड़ा है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के गुण दोषों पर एक लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन इस प्रतिगामी टैक्स की प्रकृति को लेकर कुछ तथ्यों को बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जा सकता है। पहली बात तो यही है कि जो ये टैक्स है किसी भी देश के आर्थिक परिदृश्य एवं कानूनी सुनिश्चितता की राह में अवरोधक बनने के साथ ही तात्कालिक वित्तीय प्रभावों से परे भी अपना दूरगामी असर दिखाता है। ऐसे टैक्स से निवेशकों में एक अनिश्चितता बनी रहती है और पता नहीं उन्हें किस मामले में पिछली तारीख से कर अदा करना पड़ जाए, ये डर हमेशा बना रहता है। इस प्रकार के टैक्स से कानूनी परिदृश्य पर अनिश्चितता कायम होती है। सहजता से समझें तो कोई भी उद्यमी या कंपनी मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही अपनी कारोबारी फैसले करते हैं, मगर ऐसे टैक्स के चलते उन्हें उस व्यवस्था के अनुरूप भी कर अदायगी करनी पड़ सकती है जिसका उस समय कोई अस्तित्व भी ना हो। जब उन्होंने उक्त उद्यम शुरू किया हो तो इससे कानूनी व्यवस्था में भरोसा घटता है और
मनमाने तरीके भी एक खतरनाक मिसाल कायम होती है। यह टैक्स प्रशासनिक मोर्चे पर भी तमाम चुनौतियां बढ़ाता है। इस प्रकार के टैक्स को लागू करने के लिए वित्तीय अवधियों का नए सिरे से आकलन करना पड़ता है, जिसे टैक्स प्राधिकरण संस्था से लेकर करदाताओं पर बोझ पड़ता है। इस प्रकार की प्रक्रिया बहुत जटिल और समय खपाने वाली होती है, जिस पर काफ़ी खर्चा भी होता है। इस पर होने वाले जो संसाधनों को लोक प्रशासन के किसी अन्य मोर्चे पर व्यय करना कहीं अधिक श्रेयस्कर होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स एक ऐसा खतरनाक खेल है जिससे खेलने से भारत को हर कीमत पर बचना चाहिए। इससे तात्कालिक तौर पर भले ही कुछ राजस्व की प्राप्ति हो जाए, लेकिन निवेशकों के भरोसे पर आघात, कानूनी अनिश्चितता और आर्थिक अस्थिरता के रूप में भारी दूरगामी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये एडिटोरियल दूसरा आर्टिकल जो है वो एकता के संदेश पर अनावश्यक आपत्ति, योगी आदित्यनाथ यानी कि ये यूपी की राजनीति पर लिखा गया एक आर्टिकल है, इसको हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट पेज पर आते हैं, वो है बिजनेस पेज। आईपीओ की भरमार, सावधानी बरतें निवेशक। आईपीओ क्या होता है, इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आईपीओ यानी कि जब कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता के लिए जारी करती है, यानी शेयर मार्केट में वो लिस्टेड होती है। भारत का शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर रिकॉर्ड बनाने में जुटा है। जब भी बाजार में ऐसी तेजी का दौर दिखता है तो आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी कि आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर की गहमा गहमी बढ़ जाती है। अगस्त में 10 छोटी बड़ी कंपनियां पहली बार पब्लिक इशू लेकर आईं और 17,000 करोड़ रुपए जुटाने में सफल भी रहीं। सितंबर में यह गहमा गहमी और बढ़ने के संकेत हैं। 2 सितंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में 7 कंपनियां आईपीओ लाने वाली हैं। कोटक सिक्योरिटीज का डाटा बताता है कि अगर सेबी की मंजूरी समय पर मिल जाए तो वित्त वर्ष के शेष बचे 7 महीनों में 75 कंपनियां शेयर बाजार में प्रवेश करने की तैयारी कर रही हैं। आईपीओ लाने और शेयर बाजार की तेजी की इस दौड़ में आईपीओ की कीमत तय करने की मौजूदा पद्धति पर सवाल खड़े हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नियामक एजेंसी को निगरानी बढ़ाने के साथ ही आम निवेशकों को भी सतर्क होने की जरूरत है। देखिए, हर महीने जीएसटी संग्रह बढ़ता है घटता है, तो ये आंकड़े बदलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 7,320 करोड़ के निवेश के साथ अगस्त में खरीदार रहे एफपीआई। घरेलू इक्विटी बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश में उतार चढ़ाव रहा है और अंत में एफपीआई शुद्ध खरीदार बनकर उभरे हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के डाटा के अनुसार अगस्त में एफपीआई ने 7,320 करोड़ रुपए का शुद्ध रूप से निवेश किया है। यह बीते 3 महीनों में सबसे कम निवेश है। एफपीआई ने जुलाई में 32,365 करोड़ रुपए और जून में 26,565 करोड़ रुपए का शुद्ध रूप से निवेश किया था। वाटरफील्ड एडवाइजर्स के विलफुल फोवार का कहना है कि सितंबर में एफपीआई का निवेश जारी रह सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध हम स्किप करते हैं। राजनीति की जगह नहीं है सैनिकों का कब्रगाह, कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री में अपने कैंपेन अभियान को लेकर जाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सैनिकों की कब्रगाह राजनीति की जगह नहीं है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी के दौरान मारे गए 13 अमेरिकी सैन्य सेवा सदस्यों को सम्मान में कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि समारोह में भाग लिया था। और कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है हम जिसको डिस्कस करें। तो ये आज का यानी 2 सितंबर 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।